अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अलजेब्रिक इक्वेशन पर। हम अपनी सब डोमेन कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस और हमारी डोमेन है अलजेब्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो हम अपना करने वाले हैं आज टॉपिक 7.1 जो कि अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि यूनिट नंबर 6 कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर है, हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अच्छे से पता होना चाहिए और इक्वेशन का। नाउ इसे प्रीवियस वीडियो में हमने इक्वेशंस को डिटेल से डिस्कस किए, तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी। नाउ इन दो चीज़ों का पता हो तो हम बता सकते हैं, हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन होती क्या है। नाउ तो हमारी बुक में भी हमें वो इक्वेशन से लेकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वी नाउ दैट एन इक्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज दैट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि इक्वेशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या हो गया, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हो गए, जिसमें न्यूमरल्स, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का मिक्स जो है वो यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जब इक्वल हो जाते हैं तो ऐसी स्टेटमेंट को हम इक्वेशंस कहते थे। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, आगे से नीचे जाके हम समझते हैं। ठीक है, असलम एंड नीलम राइट द अलजेब्रिक सेंटेंसेस एज इक्वेशन। दैट इज, आगे से उन्होंने असलम और नीलम की एग्जांपल दी है, उन्होंने अलजेब्रिक सेंटेंसेस को इक्वेशन में राइट किया है। तो ठीक है, नाउ इधर आगे से नेक्स्ट डिस्कशन पर जाने से पहले हमें समझना होगा कि क्लोज्ड सेंटेंस क्या होता है और ओपन सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, उसको पहले हमें समझना होगा, जैसे कि सेंटेंसेस, अलजेब्रिक सेंटेंसेस क्या होते थे जिसमें इंग्लिश के सेंटेंसेस नहीं थे होते। बेसिकली उनको हमने अलजेब्रा में कन्वर्ट कर दिया होता था, जिसमें वेरिएबल्स, नंबर्स, ऑपरेटर्स होते थे, तो वो होते थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अलजेब्रिक सेंटेंसेस में जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी आ जाते हैं और अलजेब्रिक इक्वेशंस भी आ जाती हैं। ठीक है, ओपन सेंटेंस और क्लोज सेंटेंस का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, ओपन सेंटेंस का सबसे पहले हम क्लोज सेंटेंस को देखते हैं। क्लोज सेंटेंस की डेफिनेशन बता रहे हैं, इन मैथमेटिक्स सेंटेंस विच आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मैथमेटिक्स कोई भी सेंटेंस जो कि ट्रू या फॉल्स हो सकता है उसको हम क्लोज सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जितनी भी क्लासेस में हमने आज तक ट्रू फॉल्स की जो स्टेटमेंट्स की थी वो क्लोज सेंटेंस थे। ठीक है, ओपन सेंटेंस नहीं थे। ठीक है, जैसे कि 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 4, ये सही बात है, ठीक है, ट्रू है। ठीक है, तो ये एक क्लोज सेंटेंस है। 7 इज एन इवन नंबर, कोई आपके लिए चॉइस नहीं दी गई, उन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि 7 एक इवन नंबर है, जबकि 7 ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो ये बेसिकली क्लोज सेंटेंस है ना। ओपन सेंटेंस के बारे में आते हैं, सम सेंटेंस इज नीदर ट्रू नॉर फॉल्स अनटिल। ठीक है, सेंटेंस जब तब तक ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता जब तक उसके ब्लैंक को फिल ना किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर पर हमें नहीं पता किस में ऐड करें 2 तो 6 आए। ठीक है, अगर हम इधर 4 लिखेंगे तब हमारी जो है स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। तो ये ओपन सेंटेंस होता है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस होते थे जो हम आज तक प्रीवियस क्लास में करके आए हैं वो ओपन सेंटेंस क्वेश्चन थे, और जो ट्रू फॉल्स जो है वो क्लोज सेंटेंस क्वेश्चन है। और इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी जो है वो क्लोज सेंटेंस है, जिसमें 4 सुगेस्टिव ऑप्शंस होती हैं जो कि सुगेस्टिव होती हैं। ओपन सेंटेंस क्वेश्चंस वो भी नहीं होते हैं। नाउ अब दोबारा से हम अपने बुक के पेज नंबर 94 पर आ जाते हैं। ठीक है, असलम से कोई इक्वेशन को देखते हैं। वो कह रहे हैं कि 6 टाइम्स 3 इंक्रीज बाय 7 इज़ 25। 6 टाइम्स 3 यानी कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इंक्रीज बाय 7 यानी उसमें 7 को ऐड कर लिया, यानी 6 टाइम्स 3 जो भी आंसर आया उसमें हमने 7 यूनिट्स प्लस कर दिया, तो यानी कि उसमें 7 ऐड कर दिया। इंक्रीज का मतलब है बढ़ना, उसको 7 से बढ़ा दिया। इस तरह से भी कह सकते हैं इस 25, यानी इसको मैथ्स में लिखें तो ये 6 टाइम्स 3 इंक्रीज की जगह प्लस 7 इज इक्वल टू 25। ये बेसिकली क्लोज स्टेटमेंट है, क्लोज सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी आपकी चॉइस के लिए ऑप्शन नहीं छोड़ी, या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो आगे से वो बता रहा है कि पेज नंबर 95 पर आ जाते हैं। आगे से वो बता रहा है कि असलम्स इक्वेशन इज़ अ क्लोज सेंटेंस। असलम इक्वेशन जो है, असलम ने की जो इक्वेशन है वो एक क्लोज सेंटेंस है, बिकॉज इट कंटेन्स नो वेरिएबल्स। इसमें कोई वेरिएबल्स भी नहीं है। वेरिएबल्स बेसिकली ब्लैंक को ही रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू अननोन होती है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है, डिफरेंट हो सकती है, और जिसकी वैल्यू हमें पुट करनी होती है। ठीक है, अगर वेरिएबल नहीं है, यदि वेरिएबल पहले हम ब्लैंक यूज़ कर रहे थे और अब हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं अननोन के लिए, तो वेरिएबल जो है
नहीं है, क्लोज सेंटेंस से सारे डिजिट्स बता दी गए हैं, हर इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अब वो इन्फॉर्मेशन या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, इसलिए वो क्लोज सेंटेंस है। अ क्लोज सेंटेंस इज़ नीदर ट्रू और फॉल्स। क्लोज सेंटेंस जो है वो ट्रू भी नहीं होता और फॉल्स भी नहीं होता। टू डिटरमाइन वेदर एन इक्वेशन इज़ ट्रू और फॉल्स, अगर हमने जानना है कि ये इक्वेशन ट्रू या फिर फॉल्स है तो हमने 2 स्टेप्स करने हैं। फर्स्ट में हमने कहना है सिंप्लीफाई ईच साइड ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग बोडमास रूल। ठीक है, हमने दोनों साइड इक्वेशन की को सिंप्लीफाई करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है कि 1 नंबर आंसर लेकर आना है, 1 इंटीजर आंसर लेकर आना है। और हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, बोडमास रूल अप्लाई करना है, कंपेयर ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। और हमने कंपेयर करना है दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन। अगर दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। 6 टाइम 3 + 7 = 25। ठीक है, ये तो सॉल्व है, तो इसको सॉल्व करने के बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आ रही है, तो ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन दोनों इसको कंसिडर कर सकते हैं। 6 टाइम 3 18 होता है, +7 18 + 7 के 25 25 के इक्वल है ट्रू है। इक्वेशन स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये क्लोज सेंटेंस जो है वो ट्रू है। असलम की इक्वेशन होगी ट्रू या फॉल्स पे डिपेंड करती थी, वो ट्रू है। लेकिन नीलम्स की इक्वेशन कैसी है, नीलम की इक्वेशन को देखते हैं। ट्वाइस अ नंबर n + 7 = 27। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक नंबर है n, वो नहीं हमें पता, उसको ट्वाइस किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ट्वाइस का मतलब बोलते हैं डबल का मतलब, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ट्वाइस है नंबर n को 2 से मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस किया +7, उसमें प्लस यानी प्लस कर दिया 7 इक्वल्स 27 आ गया, क्योंकि इक्वल साइन आ रहा है तो बेसिकली ये इक्वेशन है ना। अब ये ओपन सेंटेंस है कि क्लोज सेंटेंस है कि n आ रहा है जो कि वैल्यू हमने अननोन करनी है। अननोन है, यहाँ हम इसमें n की जगह पहले ब्लैंक भी यूज़ करते थे, 2 × -7 = 27 भी कह सकते हैं, तो ये बेसिकली ओपन सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, आगे से बता रहे हैं नीलम्स इक्वेशन इज एन ओपन सेंटेंस बिकॉज इट कंटेन्स अ वेरिएबल एंड एन ओपन सेंटेंस इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। ओपन सेंटेंस ट्रू भी नहीं होता, फॉल्स भी नहीं होता। टू डिटरमाइन वेदर अ वैल्यू इज अ सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का क्या सोल्यूशन हो सकता है, यानी एन की क्या वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 27 ही आएगा। इसको जानने के लिए हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, रिप्लेस द वेरिएबल्स विद द गिवन वैल्यूज़। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने गिवन वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ दी गई होंगी हमने वेरिएबल्स की जगह वो वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करनी है, यहाँ हमें जो लग रही है कि वैल्यूज़ इस इक्वेशन में फिट आ सकती है वो पुट करनी है। फिर उसको सिंप्लीफाई करना है बोडमास रूल के ज़रिए और डिटरमाइन करनी है कि वैल्यू कौन सी वैल्यू जो है वो स्टेटमेंट को ट्रू बनाती है। अगर जो सी वैल्यू स्टेटमेंट को ट्रू बनाएगी वही वैल्यू उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, बाकी वैल्यूज़ जो है उस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे कि 2n + 7 है, लेट्स सपोज कि हम कह रहे हैं 10 में भी 10 हो, 10 को पुट करके देखते हैं। 2 टाइम 10 + 7, 2 टाइम 10 के 20, 20 + 7 27 हो गया, 27 के इक्वल है। 2n + 7 = 27, इसमें ट्रू हो गया, तो इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट को ट्रू बना रही है तो n = 10 जो है वो सोल्यूशन है। लेकिन जब हम n = 11 पुट करते हैं, 2 टाइम्स 11 + 7, 2 टाइम्स 11 22 होता है, 22 + 7 के 29 27 के इक्वल नहीं होता, तो ये फॉल्स हो जाती है। तो n = 11 जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। फिर हम कह रहे हैं असलम इक्वेशन इज़ एन अरिथमेटिक इक्वेशन, क्योंकि असलम की इक्वेशन जो थी वो क्लोज सेंटेंस पर मुबनी थी। ठीक है, और उसमें कोई भी अलजेब्रिक वेरिएबल नहीं था आ रहा, तो ऐसी जो क्लोज सेंटेंस होता है वो बेसिकली अरिथमेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, अरिथमेटिक में हमने नंबर्स पढ़े थे, इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, लेकिन इक्वल साइंस के साथ जब हम 2 + 2 = 4 कहते हैं वो भी एक अरिथमेटिक इक्वेशन बन जाती है। और नीलम इक्वेशन जो है वो अलजेब्रिक इक्वेशन है, क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे से हमें अलजेब्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन मिल दी जाती है, तो आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। थर्स एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज़ एन ओपन मैथमेटिकल सेंटेंस। तो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है कि ओपन मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जिसमें अननोन वैल्यू को हमने अभी फाइंड आउट करना होता है, विच कंटेन्स एन इक्वल साइन, और वो इक्वेशन होती है, तो इसका मतलब है वो इक्वल साइन तो लाजमी अपने अंदर रखती है। तो और साथ ओपन मैथमेटिकल सेंटेंस होता है या ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एन अलजेब्रिक इक्वेशंस, कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस की एग्जांपल दी हुई हैं जिसमें n + 25 = 27 है। जब आप n में डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे तो आप देखोगे n = 2 इसका सोल्यूशन है, क्योंकि 2 + 25 करो तो 27 आता है। इसके अलावा 3n - 28 = 19 है। ठीक है, इसके अलावा एक और इक्वेशन दी हुई है 3n - 28 = 19 है टेक्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन भी जो है वो अलजेब्रिक इक्वेशन है, क्योंकि 3 साथ आ रहा है, तो 47/3 जब आप करोगे ना तो वो n = 47/3 जब आप पुट करोगे तो वो इसका एक सोल्यूशन होगा।
क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड से कर जाएगा, जबकि 47 माइनस 18 करोगे तो 19 आ जाएगा। तो इसका n इज इक्वल्स टू 47/3 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। नाउ प्रैक्टिस 1 पर आ जाते हैं। प्रैक्टिस 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे कि हमने इधर ऑब्जर्वेशन से नीलम्स की इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, तो हमने ऑब्जर्वेशन से ही जो दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं उनका सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। ऑब्जर्वेशन का बेसिकली मतलब होता है कि हमने खुद ऑब्जर्व करना है, खुद अपने दिमाग से सोचना है कि इसमें क्या वैल्यू आ सकती है, जो हम पुट करेंगे तो आंसर जो है इक्वेशन की दूसरी साइड वाला आ जाए। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास है 4p - 3 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो 4p यानी p की जगह क्या वैल्यू पुट करें, तो 4 में से को मल्टीप्लाई उससे करें तो माइनस करें 3 तो इक्वल 5 आए। तो लेट्स सपोज पहले हम कहते हैं व्हेन p इज इक्वल्स टू 1, p की जगह हम पहले 1 पुट करते हैं, 4 टाइम 1, p की जगह 4 वैसे ही आ जाएगा, p की जगह हम 1 पुट कर देंगे, -3 वैसे ही आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू 5 भी वैसे ही आ जाएगा। अब इसको बोर्ड वन से रूल के लिए सिंप्लीफाई करते हैं, 4 टाइम 1 4 हो जाएगा, -3 और इक्वल 5, 4 - 3 1 होता है, 1 जो है वो 5 के कभी भी इक्वल नहीं होता है, इट्स नॉट इक्वल, तो ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। तो यानी कि ये जो है 1 जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन, p इज इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। अब हम पुट करते हैं व्हेन p इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 4 टाइम 2 - 3 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, 4 टाइम 2 हो जाता है 8 - 3 इज इक्वल टू 5, 8 - 3 5 होता है और 5 5 के इक्वल होता है। ठीक है, आंसर से ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गया है। तो हम कहते हैं कि p इज इक्वल टू 1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4p - 3 इक्वल 5। ठीक है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है p इज इक्वल टू 2। नाउ सेकंड पार्ट पर आते हैं, 6x + 1 इक्वल 13। हमसे पूछ रहा है कि 6 टाइम्स क्या होगा जिसमें हम 1 ऐड करें तो 13 आता है। लेट्स सपोज पहले व्हेन x इक्वल टू 1 पे टेक लेते हैं, 6 टाइम 1 + 1 पर 13, 6 टाइम 1 हो जाता है 6 और +2 इक्वल्स 13, सॉरी 1। ठीक है, 6 टाइम 1 6 हो जाएगा, +1 किया 7 7 13 के इक्वल नहीं है। फिर हमने मैंने किसके इक्वल टू 2 पुट करना है, 6 टाइम 2 + 1 इक्वल 13, 6 टाइम 2 होता है 12, 12 + 1 जो है वो 13 के इक्वल ही हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे 12 13 इक्वल 13 हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो x इज इक्वल टू 2 जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6x + 1 इज इक्वल टू 13। तो अब प्रैक्टिस 1 भी हमारी यहाँ पर आकर हो जाती है डन। ठीक है ना, अब हम एग्जाम्पल 1 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमें कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इफ़। ठीक है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उनमें हमें क्या कह रहा है कि x की क्या वैल्यू होगी, वो हमने ऑब्जर्वेशन से फाइंड करनी है। x + 7 इक्वल टू 10, 7 में क्या ऐड करें 10 है। ठीक है, 7 में अगर हम 3 ऐड करें तो 10 आएगा। द वैल्यू ऑफ x इज़ 3 बिकॉज 3 + 7 इक्वल्स 10। ठीक है, सेकंड x - 18 इक्वल टू कि किस नंबर से 18 माइनस करें तो 2 आए। ठीक है, 2 है तो 2 18 से बड़ा होगा, यानी 20, 20 में से 18 माइनस करें तो 2 आएगा। तो द वैल्यू ऑफ x इज़ 20 बिकॉज 20 - 18 इक्वल्स 2 होता है। आगे से थर्ड है 4x इज इक्वल्स टू 24। 4x अगर 24 है तो x क्या होगा, यानी 4 टाइम वो नंबर जो है वो 24 है। 4 टाइम क्या 24 होता है, 4 के टेबल में 4 टाइम 6 24 होता है, तो 6 होगा x। द वैल्यू ऑफ x इज 6 बिकॉज 4 टाइम 6 इज इक्वल टू 24। फोर्थ पार्ट में आ गया x/3 इक्वल्स 3। x से क्या, x से 3 मतलब कि किस नंबर से 3 डिवाइड करें तो 3 आता है। ठीक है, कौन सा नंबर 3 टाइम जो है 3 देता है, यानी ये भी कह सकते हैं, या किस नंबर से अगर हम 3 डिवाइड करें तो 3 आता है। 9 से अगर हम 3 डिवाइड करें तो 3 आता है, क्योंकि 3 टाइम 3 9 होता है ना, 3 टाइम 3 9 होता है। तो द वैल्यू ऑफ x इज 3 बिकॉज 9 से अगर हम 3 डिवाइड करते हैं तो वो 3 आता है। तो एग्जाम्पल 1 हो जाती है हमारी यहाँ पर डन। एग्जाम्पल 2 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 2 की हमारी स्टेटमेंट है राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, नीचे दिए गए स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास सेंटेंस फॉर्म में है, यानी कि इंग्लिश फॉर्म में है, तो हमने उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। यूज़ एक्स एज अ वेरिएबल, और उन्होंने बता दिया वेरिएबल हमने एक्स यूज़ करना है। ठीक है, उन्होंने मेंशन कर दिया, तो अब हम हर स्टेटमेंट में एक्स ही कर लिखेंगे। अदरवाइज अगर मेंशन ना करते तो हमने वेरिएबल्स को लेट करना था, तो वो हम कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते थे। ठीक है, फर्स्ट है 1/3 अ नंबर इंक्रीज बाय 16। 1/3 होता है 1/3। अ नंबर क्या है, वेरिएबल एक्स यूज़ करना है, तो 1/3 अ नंबर 1/3 एक्स। इंक्रीज बाय की जगह हम प्लस लिखेंगे 16। सेकंड पार्ट पर आते हैं, ट्वाइस टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ पेन अब क्या होगी, एक्स वेरिएबल वो है ना, तो कॉस्ट ऑफ अ पेन होगी एक्स। ट्वाइस टाइम्स यानी 2 टाइम्स 2x। डिक्रीज बाय कम किया माइनस, डिक्रीज किया माइनस ₹7, तो 7 आ जाएगा।
ठीक है। थर्ड पार्ट पर आते हैं, 2 एडिड अ नंबर, यानी 2 हमने ऐड किया है, 2 प्लस किया है अ नंबर, 2 में नंबर को ऐड किया और नंबर क्या है x, ठीक है। 2 एडिड अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 15, 2 में हमने ऐड किया नंबर जो कि 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 2 प्लस और नंबर x और 15 से मल्टीप्लाई हो गया, x मल्टीप्लाई 15, या फिर आप उसको 15x भी लिख सकते हो। फोर्थ पार्ट पर आते हैं, 3 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 4, नंबर जो है वो x है, 3 टाइम्स अ नंबर हो गया 3x और डिक्रीज हो गया माइनस, और 4 हो गया 3x माइनस 4। एग्जाम्पल 2 हो जाती है हमारी डन। अब इस रिमेंबर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि A B C एंड X Y Z आर रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, कल ऑर्डर, यानी कि अगर आप वेरिएबल्स, अगर आप एक सेंटेंस में ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हो, A B C यूज़ करेंगे X Y Z, तो आपने उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर लिखना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मतलब कि जैसे कि A B C में B पहले नहीं आता, B A C आप नहीं लिख सकते हो, C A B नहीं लिख सकते हो। A पहले आता है उसको पहले लिखना है, B बाद में आता है B लिखना है, और C उसके बाद आता है उसको लिखना है। तो इस तरह से इसको कहते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, जिस तरह से हमारी काउंटिंग नंबर्स भी जो है वो ऑर्डर में होती है, 1 2 3, इस तरह से काउंटिंग नंबर हम असाइन करते हैं चीज़ों को। नाउ अब हम आ जाते हैं थिंकिंग टाइम पर, ठीक है। थिंकिंग टाइम पे हमारा स्टेटमेंट है, 2 मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 99, ठीक है। अगर हमने किसी नंबर को 99 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 100, सिंपली हमने उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर फ्रॉम द प्रोडक्ट, और जो नंबर हमें कहा गया है उसको हमने प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कह रहा है, लेट्स सपोज कि आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो जो नंबर आपको दिया गया है जिससे आपको आपने 99 से मल्टीप्लाई करना है, आप सिंपल उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी उसके आगे 2 जीरो लगा दो। फिर जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर का एक के साथ 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट में से उस नंबर को माइनस कर, तो आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। लेट ऑब्जर्व, लेट सपोज कि हमें एक नंबर दिया गया है 79, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 99 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 79 को मल्टीप्लाई गिवन नंबर बाय 100, 79 को कर लेते हैं 100 से, अब ये बन गया प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं गिवन नंबर, गिवन नंबर क्या था 79, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया 79, आंसर दोनों केसेस में सेम आने वाला है। नाउ इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। 79 टाइम 100, 79 के आगे 2 जीरोस लगा देंगे, 7900 बन जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे 79, ठीक है। 0 में से 9 माइनस नहीं होते, नाउ हम बारो कर लेते हैं, ये भी 0 टेंस है, और 100 प्लेस से करते हैं, ये 800 रह जाएगा, 110 देगा इसको, ठीक है। तो 10 में से हम 110 ले लेंगे जो कि बन जाएंगे 10 1, और इधर रह जाएंगे 9 10, ठीक है। 10 + 0 10, 10 - 9 1 1 1, 9 + 0 9, 9 - 7 2 10, 800 और 7000, 7821 आया। नाउ लेट्स ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम 79 को ही 99 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, 9 टाइम 9 होता है 81, 1 8 कैरी, 9 टाइम 7 होता है 63, 63 + 8 करते हैं तो 71 आ जाता है, ठीक है। 9 टाइम 79 हो गया 711, तो 90 टाइम 90 का हम 0 लगाते हैं, या क्रॉस भी लगा सकते हैं, और 9 टाइम 79 हमने ऑलरेडी लिख लिया 711, उसको ऐसे लिख लेते हैं 1 1 + 1 2, 7 + 1 8 और 7, 7821 आया, यानी कि दोनों केसेस में आंसर सेम आया। अब किसी भी नंबर को अगर आपने 99 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपने डायरेक्ट उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि डायरेक्ट उस नंबर के आगे 2 जीरो लगा के उसी नंबर को उनके प्रोडक्ट यानी 2 जीरो लगाने के बाद जो नंबर आएगा उससे माइनस कर लेना है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने अलजेब्रिक इक्वेशन के फर्स्ट सब टॉपिक, जो कि है हमारे डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करना, बता देना कि ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि वी हैव लर्नड इन सब डोमेन 6 अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। हमने अपनी सब डोमेन 6 यानी चैप्टर 6 आप कह रहे हो, यूनिट 6 कह रहे हो, या सब डोमेन 6 ही कह रहे हो, उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का चैप्टर था, उसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का टॉपिक भी था, तो हमने वो जो है लर्न कर लिया है। नाउ उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी, आपको दोनों टॉपिक के लिंक जो है इस वीडियो में मिल जाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का भी और इक्वेशन का भी, और अलजेब्रिक इक्वेशन तो इस वीडियो का ही टॉपिक है।
नाउ आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डेट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, इज़ अ मैथमेटिकल फ्रेज। वो एक मैथमेटिकल फ्रेज होती है, ठीक है, एक मैथमेटिकल सेंटेंस होता है, ये भी कह सकते हो, या कह सकते हो कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, ये कॉम्बिनेशन होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर आप कोई डिज़र्ट बनाते हो वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स होते हैं, जैसे आप कस्टर्ड बनाते हो वो कॉम्बिनेशन ऑफ केक, मिल्क या बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो बेसिकली जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो मैथमेटिकल फ्रेज है, उसमें कॉम्बिनेशन किन किन चीज़ों का यूज़ हो रहा है, नंबर्स का, वेरिएबल्स का और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, यानी कि ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसके अलावा वेरिएबल्स के साथ जो कोएफिशिएंट्स भी आते हैं जिनको हम जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 4x, ठीक है, कॉमा की ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। 2a + 6, इसमें a वेरिएबल है, ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। 3a + 2b - 7, ये मैथमेटिकल, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें 1 वेरिएबल में नहीं है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, a और b, ठीक है। इस तरह से 1/2x + 5 इनके टॉपिक से थोड़ा सा हट गया है, ये 2 वेरिएबल है, ठीक है। अब इसमें एक ही वेरिएबल है 1/2x + 5, ठीक है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज़ फॉर्म्ड बाय 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, लेकिन अलजेब्रिक इक्वेशन जो है वो बनती है 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से, विच आर कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी, जो कि आप इसमें कनेक्ट होते हैं इक्वालिटी साइन से। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2a = 8, अब दोनों साइड्स में एक्सप्रेशन है, बीच में इक्वल साइन है, तो ये अलजेब्रिक, ये क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। और इसको हम, क्योंकि a के ऊपर 1 पावर है, तो ये बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के साथ साथ ये लीनियर एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स के ऊपर इंडेक्स में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। 3x + 5 = 17, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। आगे हमारे पास दे दिए थे 5a + 2b - 2 = 2x + 4, ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, जिसमें अगर a भी जो है वो कांस्टेंट, मतलब कि कांस्टेंट्स नहीं है तो वेरिएबल्स होंगे, a b x 3, ये इन 3 वेरिएबल्स कह सकते हैं। अगर a भी कांस्टेंट्स है तो फिर x जस्ट वेरिएबल है, तो इनवन वेरिएबल भी इसको कहा जा सकता है। ना तो हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म, इससे अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।